बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दो मुख्तलिफ वाकयात में सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया, जबकि एक हमला मच और दूसरा केज के इलाके में किया गया। मच में FC की पेट्रोलिंग गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिससे एक जूनियर सब डिवीजन ऑफिसर और 5 जवान शहीद हो गए। इसी पे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इस हवाले से। देखें, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दो अलग अलग वाकयात में 7 जो जवान हैं पाक फौज के, उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। पहला वाकया जो है वो बलूचिस्तान के इलाके पीरगैब में आया। वहाँ पर जो है वो FC की पेट्रोलिंग जो गाड़ी थी वो वापस बेस कैंप से आ रही थी कि वो जो है वो बारूदी सुरंग से टकराई, जिसके नतीजे में जो है वो 6 सोल्जर शहीद हुए हैं, जिसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी हैं और एक सिविलियन ड्राइवर भी हैं। दूसरा वाकया जो है वो दहशतगर्दों से फायरिंग के नतीजे में पेश आया और फायरिंग के नतीजे में एक जवान जो है उसने जामे शहादत नोश किया, जिसका नाम इमदाद अली जाता है। दीगर में से जो है वो नायब सूबेदार एहसान है, इसके अलावा नायक हैं जुबैर खान, नायक इजाज अहमद हैं, इसके अलावा ISPR का कहना है कि मौला बख्श हैं, मलक नूर मोहम्मद हैं और ड्राइवर जो सिविलियन थे अब्दुल जवार हैं, जिन्होंने जामे शहादत इन दो वाकयात में नोश फरमाया और ये दहशतगर्दी के वाकयात थे। ठीक है सगीर, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दो मुख्तलिफ वाकयात में सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब भी। सलीम बुखारी साहब, आज मजीद 7 जवान जो हैं वो कौम पर कुर्बान हो गए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि ये बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में एक तवील अरसे से इंसर्जेंसी हो रही है और सारे सबूत मौजूद हैं हुकूमत के पास, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास प्रूफ मौजूद है कि हिंदुस्तान जो है वो वहां पर गड़बड़ करा रहा है। और अभी तो बहुत हैरान कुन और तकलीफ से बात यह है कि कुछ बहुत सीनियर और मिलिट्री के ऑफिशियल और सीनियर क़यादत जो है हिंदुस्तान की, वो भी बाकायदा जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान में मुदाखलत का इकरार कर रही है और धमकियां दे रही है कि अभी हम इसको और ज्यादा शदीद करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि इस मामले को लेके या तो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाया जाए और या इसके ऊपर रिएक्ट किया जाए, क्योंकि ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान के जो जवान हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह से वल्नरेबल किया जाए। इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं, तो ये जो स्पाइनेज के हवाले से भी हिंदुस्तान नंगा हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जो कलभूषण है वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि पूरा एक नेटवर्क जो है हिंदुस्तान चला रहा है यहाँ पर। तो ये अब वक्त आ गया है कि इसको अब इससे ज्यादा मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इस मामले को यूनाइटेड नेशन से लेके हर उस फोरम पर उठाना चाहिए और खुद हिंदुस्तान की क़यादत को भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि खुले लफ्जों में बताएं कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आप तैयारी करें। यकीनन वाज़ेह करना होगा। सलीम बुखारी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक और हमें आज देखने में आया कार्रवाई सामने आई है, 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जिसके नतीजे में 7 जवान जो है वो वतन पर कुर्बान हुए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, बात यह है कि दुश्मन खुली दुश्मनी पर उतर आया है और अल्लाह कहकर ये सारे काम कर रहा है और हमें पूरा हक हासिल है कि जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है हम उसी तरीके से उसको जवाब दें। और इसका ऐलान पाकिस्तान को कर देना चाहिए कि जो मुल्क भी हमारे खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं उनका एक तो नाम वादे करें, बताएं जो भी इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और उसके बाद इस बात का ऐलान करें कि हम भी जवाबी कार्रवाई ना सिर्फ करने का हक रखते हैं बल्कि हम करेंगे और बढ़ चढ़ कर इस किस्म का मुकाबला करना चाहिए। इसका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि उसी तरीके से जवाब दिया जाए जो कुछ के हमारे साथ किया जाता है। जी अच्छा नईम लोधी साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत किस तरीके से बलूचिस्तान में अपनी जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं वो करवा रहा है और इस बात को अब तस्लीम किया जा रहा है। और भारत से इस हवाले से हमने देखा कि बातचीत जब ज़ल्मे खलीलजाद से अमन अमल पर बात हुई तो तब भी इस बात का जिक्र किया गया। ये भी खबरें आई कि भारत से इस हवाले से भी बात की जा रही है कि उसका जो किरदार है अफगानिस्तान में और हमारे बॉर्डर्स पर वो किस तरह से इफेक्टिव है और उनको भी अमल में शामिल होने की दावत दी गई है। शायद यही वो बातें हैं जो कि अब हजम नहीं हो पा रही भारत से। जी, असल में 2 मुहर्रिकात हैं बुनियादी तौर पर। एक तो ये कि भारत का एक प्लान है
जिसके तहत वो कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक है उसको मुकम्मल तौर पर कुचलना चाह रहा है और वो हमें एंगेज रखना चाह रहा है ताकि हम उस तरफ तवज्जो देने के बजाय अपने मसाइल में घिरे रहें। इसीलिए वो LOC को भी गर्म रखता है, उधर से वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से इस किस्म के हमले करता है। और ये भी भारत को मालूम है कि चंद महीनों की बात है, उसके बाद उसका अमल दखल अफगानिस्तान में बहुत कम हो जाएगा, ना होने के बराबर हो जाएगा। तो वो जैसे कहते हैं कि चिराग भड़कता है बुझने से पहले, तो वो अपने जितने भी रिजर्व हैं, जितने उसके पास वाक़े हैं, उनको वो इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो ये मेरा ख्याल वो बातें हैं जिनका हमें भी गौर व फिक्र करना चाहिए और इन मुहर्रिकात की वजह से वो ये सारे काम कर रहा है। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो आज़ादी की तहरीक कुचलने के बाद जरूर फिर आज़ाद कश्मीर और बल्तिस्तान वगैरह पे जैसे कि उसने कहा छोटे मोटे हमले करने का इरादा उनका है, तो बजाय इसके कि हम इंतजार करें इन चीज़ों का, हमें चाहिए कि अपने वक्त का तयन करें, हम खुद सोचें कि हमने किस वक्त कार्रवाई करनी है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिए बगैर और कोई चाराकार नहीं है। मुंह तोड़ जवाब दिए बगैर और कोई चाराकार नहीं है, हमें खुद वक्त का तयन करना होगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपसे भी यकीनन यही जानना चाहेंगे कि भारत को दावत दी गई है अफगान अमन अमल जो है उसमें शामिल होने की, मगर भारत की जानिब से हम देख रहे हैं कि जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं वो जारी और सारी हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही और शायद इसी बौखलाहट में हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर कार्रवाइयाँ कर रहा है भारत। देखिए, पहली बात तो यह है कि तालिबान की जो आला क़यादत है, जो इस वक्त कतर में बैठ के दोहा में मुज़ाकरात कर रही है अमेरिका के साथ भी और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ भी, उसने तो कल जो शतरौल की है हिंदुस्तान की, उसने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हमेशा से हिंदुस्तान का किरदार अफगानिस्तान में नेगेटिव रहा है। असल में एक और बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो कश्मीर में हिंदुस्तान कर रहा है उसके ऊपर जो हमारी क्रिमिनल साइलेंस है, देखिए ये कोरोना वरोना तो अब आया है, पीछे भी आप उठा के देख लीजिए क्या किया हमने उस लॉकडाउन का जिसको अब 1 साल से भी ऊपर का वक्त होने वाला है। तो ये जब हम आंखें बंद कर देंगे, उसको जुर्रत मिलती रहेगी, छुट्टी मिलती रहेगी, तो वो बद से बदतरीन इक़दाम करने की भी कोशिश करेगा मेरे ख्याल से। अब हमें चाहिए ये कि कहाँ है हमारी कश्मीर कमेटी, क्या कर रही है वो बैठ के। हमें चाहिए कि दुनिया के जितने भी फोरम्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर जाके पाक कश्मीरियों का केस हम बड़ी भरपूर तरीके से लड़ें और एक्सपोज करें हिंदुस्तान को कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के बीच बैठ के तकरीबी कार्रवाइयां कर रहा है, जिसके सबूत मौजूद हैं। तमाम 5 कैपिटल्स को जब कुलभूषण को पकड़ा गया था तो बाकायदा डॉसियर्स भेजे गए थे, लेकिन उसके बाद उसका फॉलो अप नदारत है। उसके बाद किसी ने एक लफ्ज इसके ऊपर कुछ करके नहीं दिया है। अगर हम खामोश बैठे रहेंगे और हिंदुस्तान को इजाजत देंगे कि वो जो चाहे और जहां चाहे करे, तो उसके नताइज फिर यही होगा। यानी भारत के हवाले से हमें अपनी पॉलिसी जो है वो मजीद वज़ा करनी होगी, बेहतर करनी होगी। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। नईम लोधी साहब, आपने वक्त दिया, साथ ही साथ सगीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस केस असखुद नोटिस केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमारी तशवीश अखराजात से मुतल्लिक नहीं, हमारी तशवीश सर्विसेज के म्यार पर है। कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मस्बत और प्राइवेट से मनफी आता है। सुप्रीम कोर्ट के लाहौर के रजिस्ट्री मुलाजमीन के साथ भी ऐसा ही हुआ, हमारे मुलाजमीन का सरकारी लैब से मस्बत और निजी से मनफी आया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस की समाअत जारी है। असखुद नोटिस केस है कोरोना वायरस के हवाले से। मजीद जानेंगे तफसीलात हमारे नुमाइंदे अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा इस हवाले से। जी, कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बात कर रहा है। चेयरमैन NDM में जो है वो अदालत में पेश हुए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो अखराजात हुए हैं अब तक वो चेयरमैन NDM में अदालत को उससे आगाह करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किया कि हमने अखराजात के बारे में नहीं पूछना, हमने ये देखना है कि हमारे जो लोग हैं उनको क्या जो सर्विसेज हैं वो कैसी फराहम की जा रही हैं, करंतना में सहूलियात हैं या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम लोग जो है सिर्फ पैसे से खेल रहे हैं, लेकिन लोगों की भलाई के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमारी जो मईशत है वो अफगानिस्तान, सोमालिया और यमन की तरफ जा रही है, लेकिन हम लोगों को एहसास नहीं है, हम बस पैसों से खेले जा रहे हैं। और बाहर बैरून मुमालिक से जो हम सामान मंगवा रहे हैं कोरोना के लिए, वो भी 3rd क्लास सामान है, कोई उसकी क्वालिटी चेक नहीं हो रही। जिस पर चेयरमैन NDM ने बताया कि तमाम जो माल आता है उसकी क्वालिटी चेक की जाती है और 1100 से ज्यादा वेंटिलेटर जो थे उनका ऑर्डर दिया गया था और 300
जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और बाकी जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और एनडीएमए जो है वो अखराजात का तमाम रिकॉर्ड रख रहा है और लोगों की भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एनडीएमए वाले सिर्फ शहरों में ही काम कर रहे हैं, देहातों में कोई काम नहीं हो रहा। देहातों में लोग आप भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए पीरों के पास जाते हैं और वहां से दम करवाते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो करंटीना की सहूलियात है और ना ही कोई हुकूमत उन्हें दीगर सहूलियात फराहम कर रही है। केस की समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट में जारी है और अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमती मौके से अदालत को आगाह कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत, आपने अपडेट किया। गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा की भी 5 लाख रुपए एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, जफर सोमनो हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट ने जो है साबिक वज़ीर आज़म आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा की जमानत पर दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जो है शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ने बताया कि मुलजमान पर जो जमानत लगाई गई वो बेबुनियाद, लिहाजा मुलजमान को जो अबूरी जमानत वो मंजूर की जाए, नए हुकाम को गिरफ्तारी से रोका जाए, जिसमें अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक पेट्रोलियम अरशद मिर्जा की जो जमानत है वो 5-5 लाख रुपए के एवज मंजूर करते हुए नए हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत तक मुलजमान को गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने जो समाअत है 9 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मुलजमान को ये कहा है कि आप आइंदा समाअत तक जो है 9 जून तक जो ट्रायल कोर्ट है उसको रिव्यू करें। काम शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना था कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए गए वो बेबुनियाद है, हम नेब के इल्जाम का सामना करने के लिए तैयार हैं, ताम नेब को गिरफ्तारी से रोका जाए। काम अदालत ने आज शाहिद ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर। इस बार कितना बड़ा जुर्म किया आपने सर? फिर जुर्म तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो आप पिछली दफा हाईजैकिंग का केस था, इस दफा मेरे ख्याल है पीएसओ के एमडी को लगाने का केस है। तो आप समझते हैं काम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, बहरहाल केस बना हुआ है। चीनी कमीशन के सामने आप लोग भी पेश हुए हैं, हुकूमती लोग भी पेश हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों ने वज़ीर आला सिंध ने मना कर दिया है, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, कमीशन जिसको बुलाएगा वो पेश होगा। उन्होंने बुलाया सर 2 दफा। सबसे जरूरत जो है वो वज़ीर आज़म की है कि वज़ीर आज़म पेश हो। सिंध की टीम से कोई ताल्लुक नहीं है बहरहाल से मामले से, क्योंकि फैसला ईसीसी और काबीना ने किया है और सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत ने दी है, तो सिंध हुकूमत का कोई बराह ताल्लुक नहीं है। बहरहाल वो अगर बुलाएंगे कमीशन तो पेश होना चाहिए। पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट की इजाजत के बावजूद लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स 2 ग्रुप्स में तकसीम हैं। एक ग्रुप ने वैगन्स और बसें चला दी हैं, जबकि दूसरे ग्रुप का कहना है कि हुकूमती एसओपीज़ के मुताबिक हम बसें नहीं चला सकते। मजीद जानेंगे मैं नुमाइंदे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। बिल्कुल, लाहौर में ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जानिब से शहर लाहौर में जो बसेज हैं वो चला दी गई हैं, ट्रांसपोर्ट का पहिया चला दिया गया है, जबकि दीगर तंजीमें जो हैं ट्रांसपोर्ट की उन्होंने हुकूमती एसओपीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार किया हुआ है। इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल है, लेकिन जिस तरीके से ईद के दिनों में यहाँ पर रश देखा जाता था उस हिसाब से ये अड्डा जो है वो बिल्कुल वीरान दिखाई देता है। यहाँ पर चंद एक मुसाफिर जो हैं वो अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट की कुछ बसेज और कुछ छोटी बसेज जो है वो चल रही हैं जहाँ पर जिसके ज़रिए जो लोग हैं वो अपने आबाई इलाकों को वापस जा रहे हैं। जबकि अगर हिफाजती एसओपीज़ की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से जो कहा गया था थर्मल गन का के बुखार चेक करके जो है वो ट्रांसपोर्ट में सवार होने की इजाज़त दी जाए, वो यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ जो फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल था, वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बसों के अंदर चंद एक ने मास्क लगाए हैं, जबकि चंद एक जो ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क के बगैर जो है। आपका मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। जनरल बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन कहते हैं 2 नशिस्तों पर एक सवारी बिठाने और किराया कम लेने जैसे एसओपीज़ पर अमल नहीं कर सकते। इस सवाल से बताएंगे इकबाल सादिक। जी इकबाल। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल का आज दूसरा रोज़ जारी है। यहाँ पर जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जितने भी बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है, नारेबाजी कर रहे हैं हुकूमत के मुखालिफ। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। देखिए जी, हम तो कहते हैं अभी हड़ताल खत्म हो जाए, मगर जो गवर्नमेंट ने एसओपीज़ दी हैं वो हमें ना मंजूर हैं। वो किस तरह एक मुसाफिर एक सीट पे बिठा के हम सर्वाइव कर सकते हैं। उधर से वो कहते हैं कि 20% किराया कम करो, आवाम को रिलीफ दो। उधर से ट्रांसपोर्टर्स को कहते हैं कि आप अपना ये
अपना 20 सवारियाँ पर एक गाड़ी में बैठाएं, वो कैसे खर्चा नहीं पूरा होता। इतने लोग बेरोजगार हैं, इन्हें कोई एहसास ही नहीं है, ना इनके पास SOPs हैं। अगर मतलब कल कुछ ट्रांसपोर्टरों ने गाड़ियाँ चलाई हैं, वो मोटरवे वालों ने वापस करवा दी हैं। उन्होंने कहा जी 10 सवारियों के ऊपर आप सवारी नहीं बिठा सकते। अब ये लोग कैसे ऐसे सर्वाइव कर सकें? ट्रांसपोर्टर तो ऐसे नहीं चला सकते अपनी सर्विस जिस तरह ये चाह रहे हैं। इनके पास ना कोई प्लान है, ना इन्हें कोई समझ आ रही है। ये सारे मुआशी कत्ल हो रहा है। इस वक्त सबसे पहले ट्रांसपोर्ट बंद की गई और अभी तक ट्रांसपोर्ट बहाल हुई, बाकी सारे कारोबार मतलब बहाल हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कराची समेत सिंध में कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन बैनुल-सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए सिंध में ताहाल हतमी फैसला ना किया जा सका। कराची में बस स्टैंड्स वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मैं नुमाइंदे जावेद काइम खानी से। जावेद बताएगा। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन जारी है। बाज़ार खोल दिए गए हैं, मार्केटें खोलने के अहकाम दे दिए गए हैं। उसके बाद अब ट्रांसपोर्ट के हवाले से सिंध में ताहाल कोई आत्मी फैसला नहीं किया गया है। ट्रांसपोर्ट कब चलाई जाएंगी, ईद से कबल इनका चलना होगा या नहीं। लेकिन अगर बस स्टैंड्स की हालत देखें तो ऐसा लगता है जैसे वीराना, मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो बसें जो हैं वो स्टैंड पर मौजूद हैं। इनके अंदर काम करने वाले इन गाड़ियों में जो अमला होता है वो मौजूद है, अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है और तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कब जो है अहकामात आएंगे और उसके बाद से जो है ये इंटरसिटी बस जो है ये चलाई जाएगी सिंध के अंदर। दूसरी जानिब वफाक की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि कल से जो है वो ट्रेनें का आगाज़ कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से कराची से ट्रेनों के हवाले से भी कोई हतमी फैसला नहीं आया। मुमकिन तौर पे आज किसी वक्त जो है ये फैसला आएगा कि ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसकी इजाज़त होगी या नहीं होगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट के हवाले से अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। ट्रांसपोर्ट जो अमला है, ट्रांसपोर्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब भर की फ्लोर मिल्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। फ्लोर मिल्स ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सिक्योरिटी खुराक से मुज़ाकरात नाकाम रहे। महकमा खुराक ने मसाइल वज़ीर आला की मंजूरी से मशरूत किए हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, मज़ीद क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, आज जो है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान से जो है वो रब्ता हुआ है और अब्दुल अलीम खान ने पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के तमाम जो मुतालबात हैं उनको हल करने की यकीन दहानी करवाई है। ताहम इस हवाले से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का यही मौक़िफ़ है कि जब तक उन्हें उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते और उसका जो मुआहदा है वो तहरीरी शक्ल में उनको फराहम नहीं किया जाता, उस वक्त तक हड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ठीक है हसन, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। उधर कराची में शॉपिंग मॉल्स खुलने पर शहरी भी ईद की शॉपिंग के लिए उमड़ आए हैं। शॉपिंग मॉल्स में रश बारे जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद बताएगा किस कदर लोग आए हैं यहाँ पर? शहर कायद के वासियों के लिए खुशखबरी है कि अब दुकानों के साथ साथ जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वो भी खोल दिए गए हैं और आवाम वहाँ पर भी शॉपिंग कर सकती। पहले जो है सिर्फ दुकानें खुली हुई थी, अब चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है कि शॉपिंग सेंटर भी खोलें और कारोबार होगा। कैसे देखते हैं शॉपिंग मॉल, जो बड़े शॉपिंग मॉल्स खुलने से? देखिए, बड़े शॉपिंग मॉल खुलने से ये फ़ायदा होगा कि थोड़ा सा जो रश जो है वो थोड़ा डाइवर्स हो जाएगा। पब्लिक आसानी से जो है मतलब जो SOPs के ऊपर अमल दरामद हो सकेगा और आसानी से आदमी खरीदारी कर। अच्छा, खातून खाना हमारे साथ हैं। लोग बड़ा घबराते हैं आम दुकानों पे, शॉपिंग सेंटर के आदी होते हैं, तो अब शॉपिंग सेंटर खुल गए तो कितनी आसानी होगी बच्चों की और अपनी और सबकी खरीदारी के लिए? जी हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत फ़ायदे की बात है। इस तरह क्राउड भी डिवाइड हो रहा है और इस गर्मी में जो दिन में रोज़े में हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये देखें कि शॉपिंग मॉल में इसमें देखें कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको कॉस्मेटिक की दुकान भी मिल जाती है, गारमेंट्स भी मिल जाते हैं, कपड़ा भी मिल जाता है और बच्चों की जो है वो शॉपिंग भी हो जाती है। तो शॉपिंग मॉल में खरीदारी का ये फ़ायदा है कि जो सारिफ होता है उसको एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात मिल जाती हैं। यही वजह है कि कराची की आवाम ने वेलकम किया है कि जो शॉपिंग के लिए जो है वो शॉपिंग मॉल्स को खोला गया, तो इससे ईद की ख़रीदारी में आसानी होगी आवाम के लिए भी। और दूसरी तरफ जो ताजिर थे जो घरों पर थे, जिनकी मईशत का पहिया रुक गया था, वो भी। इस्लामाबाद की मार्केट्स में ईद करीब आते ही खरीदारों का रश बढ़ गया। कोरोना से मुतालिक अहकामात नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। इसी हवाले से बताएंगी सबा बजीर। जी सबा। बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे ही इस्लामाबाद की मार्केटों में रश बढ़ता ही जा रहा है। पिछले काफ़ी टाइम के बाद लॉकडाउन जैसे ही खुला है तो लोगों ने मार्केटों का रुख किया है और इस वक्त मैं इस्लामाबाद के मेन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर ईद की ख़रीदारी जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। अगर मेरा कैमरामैन इस्माइल मुगल आपको दिखा सके तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़वातीन और बच्चों का रश है जो इस वक्त कपड़े
चूड़ियाँ, मेहंदी और जूते जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि अगर मार्केटों में आना है तो हाथों पर ग्लव्स और मास्क पहनकर और थोड़ा थोड़ा मुफासला रखने के बाद ये यहाँ पर आया जाए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि आवाम ने हुकूमत की तमाम अहकाम की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। कराची के इलाके कुरंगी चमड़ा कुरंगी के करीब फैक्ट्री मुलाजमीन में तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ जारी एहतजाज पुलिस की यकीन दहानी के बाद अब खत्म कर दिया गया है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक की और फैक्ट्री के बाहर खड़ी बस को भी आग लगाई। पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। इस हवाले से बताएंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कराची के इलाके कुरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब फैक्ट्री मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ जारी एहतजाज पुलिस की यकीन दहानी के बाद खत्म कर दिया गया। नेशनल ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कोरोना की आमद के बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को हाई रिस्क हॉस्पिटल करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए NGHA के अहदेदारों का कहना था कि दिल के मरीजों को कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब PIC में हमारे पास दिल के मरीजों को कोरोना के मरीजों से अलग करने की जगह ही नहीं। आज तक डॉक्टर्स को मुकम्मल हिफाजी सामान भी मुहैया नहीं किया गया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमारे पास एक कोरोना पेशेंट एक्सपायर कर गया। हमारी किसी भी हुकूमत ने किसी जगह पे ये नहीं किया कि SOPs तैयार किए जाएं कि अगर किसी जगह पे कोई पेशेंट होगा तो उसकी फौरी तौर पे डेड बॉडी का बरियल का क्या इंतजाम आता। आज इंतहाई हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम ये समझते हैं कि हमारा अस्पताल कोरोना के लिहाज से मरीजों के लिए सेफ नहीं है। इस वक्त भी हमने 4 अपने शोबे जो हैं वो बंद किए हुए हैं। वो बंद इसलिए किए हैं क्योंकि वहां पे कोरोना मरीज थे। तमाम हुक्काम बाला से गुजारिश है कि खुदारा दिल के इस बड़े अस्पताल को कोरोना फैसिलिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये जो N95 मास्क हैं, किट्स हैं, कल से मुल्क भर में जुज़वी ट्रेन सर्विस बहाल होगी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की हिफाजत के लिए थर्मल स्कैनर जबकि सैनिटाइजर टिन भी नस्ब कर दिए गए हैं। कल 30 में से 20 ट्रेनें लाहौर स्टेशन से ऑपरेट की जाएंगी। सवाल से बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। 55 रोज से ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश के बाद वफाकी हुकूमत की इजाज़त से एक मरतबा फिर जुज़वी तौर पर ट्रेन ऑपरेशन की बहाली का ऐलान है वो किया गया। हम इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जहां पर DS रेलवे लाहौर आमर निसार चौधरी की रेसदारा जो इंतज़ामात का हतमी जायजा है वो लिया जा रहा है। इस वक्त मौजूद भी इनसे बात करेंगे। जी सर, 56 रोज के बाद दोबारा से बहाल होने जा रही है रेलवे, तो क्या इंतज़ामात हैं, क्या तवक्कुआत रखी जा रही है मुसाफिर की तरफ से और अमले की तरफ से? जी, कल इंशाल्लाह हम अपना जो पार्शल ट्रेन ऑपरेशन है उसको रिज्यूम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक उसका एक कंप्लीट SOP बनाया गया है जिसमें हर चीज़ बताई गई है। उसके जो सीलियंट फीचर हैं वो मीडिया को भी बता दिए गए हैं और उसमें जो मोटी चीज़ें यही हैं कि वो हम 60% ऑक्यूपेंसी के ऊपर ये ट्रेन चलाएँगे। मैक्सिमम जो होगी ऑनलाइन बुकिंग होगी और जो भी मुसाफिर आएगा स्टेशन पे जिसके पास टिकट होगा सिर्फ वो उसको एंटर होने देंगे। और इसमें वो अपना मास्क साथ लेके आएँ, सैनिटाइज़र लाएँ, ग्लव्स लाएँ और यहाँ पे उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। यही कहना है यहाँ पर मौजूद लाहौर रेलवे इंतजामिया का। शुक्रिया आपका। हुकूमत ने कौमी असम्बली की कार्रवाई के दिन पूरे करने के लिए मैराथन इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर माबर अवान का कहना है कि कौमी असम्बली का इजलास 5 जून को बुलाया जाएगा। कार्रवाई 13 अगस्त तक चलेगी। बजट भी इसी इजलास में पेश और मंजूर होगा। देखिए, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसमें सिंबॉलिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों तरीके से बड़ा अहम है कि वो दिन अपने पूरे करे। ये आईनी तकाजा पूरा करने के लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और नेशनल असम्बली के स्पीकर से भी मैंने बात कर ली है और हम समरी भेज रहे हैं। अब मुशावरत हमारी मिनिस्ट्री में भी मैंने कह दिया है। उस समरी के मुताबिक 5 जून को इजलास शुरू होगा और शाम 4 बजे हम कॉल कर रहे हैं इस इजलास को पहले को, और कोविड-19 को मद्देनज़र रखा जाएगा। उससे पहले हम ऑपोजिशन से जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें बात करेंगे। जो दूसरी बात है कि ये पाकिस्तान की तारीख का गालिबन सबसे लंबा मैराथन इजलास होगा जो से लेके 13
आपको बताएं कि नादरा सेंटर्स पर हुकूमती SOPs मुसलसल नजरअंदाज हो रहे हैं। लाहौर के पीको रोड नादरा सेंटर की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान नकवी से। रिजवान बताएगा क्या मंजर है यहाँ पर। लाहौर समेत मुल्क भर के नादरा दफातर 16 रोज कबल खोल दिए गए थे और बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ साथ दीगर कौमी दस्तावेजात के हसूल के लिए नादरा सेंटर आने वाले लोगों का रश लगा हुआ है। पीको रोड सेंटर पे नादरा की जानिब से 16वें रोज भी अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए SOPs पे अमल दरामद नहीं करवाया जा सका है। यहाँ पे आने वाले साइलिन की बड़ी तादाद है जो कि सुबह सवेरे से जिस्मानी फासले का ख्याल रखे बगैर कतारों में एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े हैं। नादरा हुकाम की जानिब से SOPs पे अमल दरामद के दावे तो किए गए थे लेकिन ये दावे महज दावे ही साबित हुए हैं। नादरा की जानिब से ना तो समाजी फासला बरकरार रखने के लिए नादरा सेंटर्स में इंतजाम किए गए हैं और ना ही सैनिटाइज़र और मास्क की पाबंदी जो है वो पीको रोड नादरा सेंटर के बाहर जो है वो देखने में आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस बुलेटिन से इतना।